Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's Sankalp series, we are going to discuss a very important topic, that is accounts of other customers. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप JIB एग्जामिनेशन के लिए EduTap का कोई भी कोर्स में एनरोल करते हैं टिल 10th अगस्त, तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं वन टाइम 80। इस कोड को एक्सटेंड कर दिया गया है 10th अगस्त के लिए, लेकिन अभी फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगा। तो वन टाइम 80 कोड आप यूज कर सकते हैं और 80% एनरोल कर सकते हैं डिस्काउंट पे, अगर आप चाहे मास्टर कोर्स में एनरोल करें, चाहे आप लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल करें। चलिए, अब हम टॉपिक की बात करते हैं। तो अलग अलग कस्टमर्स जो बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं उनकी बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करेंगे। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक मेल एंसेस्टर से जो लीनियली डिसेंडेंट मेंबर्स होते हैं वो सारे HF फॉर्म कर सकते हैं। मान लो ये अंकल, ये दादाजी हैं, ठीक है, इनका एक ये बेटा है और इनका एक ये बेटा है, इनके आगे ये बच्चे हैं, ठीक है। तो ये इस अंकल से लीनियली डिसेंडेंट ये सारे जो लोग हैं ये एक HF फॉर्म करेंगे। जो बाहर से बहुएं आई हैं, दे आर मेंबर्स, दे आर नॉट को पार्टनर्स। तो अंकल जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर है, जो पूरे HF को मैनेज करेगा, वो करता है, और जो उनके बच्चे हैं वो को पार्टनर्स हैं। जो बहुएं हैं, जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है, दे आर मेंबर्स। मेंबर्स कैन नॉट डिमांड डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, को पार्टनर्स कैन डिमांड दी डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले तो HF का जो बिजनेस है वो इनहेरिटेबल है, ठीक है। अंकल की डेथ होगी, उनके जो लीगल एयर्स है, वारिस हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन तक प्रॉपर्टी का हक जाएगा। पहले ये हक सिर्फ मेल चिल्ड्रन तक होता था, ठीक है। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद विमेन जो डॉटर्स हैं, घर की बेटियां हैं, उन चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उन्हें भी को पार्टनर्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, उन्हें भी राइट टू प्रॉपर्टी होता है। और इवन अब जो फीमेल मेंबर है एल्डेस्ट घर की, उसे भी कर्ता बनने का राइट है। अब अगर HF को अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो सारे अडल्ट मेंबर्स उस अकाउंट को, फॉर्म को साइन करेंगे। एंड बेसिकली करता ही मेनली अकाउंट को ऑपरेट करता है। अब जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी होती है, जितना उनका फैमिली प्रॉपर्टी में शेयर है उतनी उनकी लाइबिलिटी रहती है। यानी कि HF के नाम पे कल अगर लोन लिया जाएगा ना, तो को पार्टनर्स की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है। जितना उनका प्रॉपर्टी में शेयर है, प्रॉपर्टी के थ्रू उनसे पैसा रिकवर किया जा सकता है, लेकिन कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर अब एक HF को अकाउंट ओपन करना है, तो कर्ता का मेन रूल रहता है, ऑल्दो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सारे साइन करते हैं, तो कर्ता के पास पावर है कि वो HF के लिए लोन्स ले सकता है, HF के काम के लिए डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकता है। वैसे नॉर्मली सेफ रहने के लिए बैंक्स लोन डॉक्यूमेंट्स पे भी कर्ता के अलावा सारे अडल्ट मेंबर्स के भी सिग्नेचर ले लेते हैं। वैसे कर्ता को डेजिग्नेट करने का कोई फॉर्मल प्रोसीजर तो है नहीं है, ना ही HF बनाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। इसलिए बैंक वाले सेफ रहने के लिए अडल्ट मेंबर से एक डिक्लेरेशन ले लेते हैं, जिसमें ये स्पेसिफाई किया जाता है कि इस फैमिली का कर्ता कौन है, ठीक है। कर्ता जो है लीगल नेसेसिटी आने पे या HF के बेनिफिट के लिए, HF के एस्टेट के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर सकता है। इवन बैंक तो जो माइनर को पार्टनर्स होते हैं, 18 से कम उम्र वाले, उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, और उनके बिहाफ पे, माइनर्स के बिहाफ पे उनके गार्डियन सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। अब मान लो ये जो पूरा फैमिली है, इसमें से अगर एक ये लड़का बोले कि मैं अलग होना चाहता हूं, तो क्या एक को पार्टनर के अलग होने से HF की पूरी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ता है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो HF को जब अकाउंट ओपन करना है, तो सारे अडल्ट मेंबर्स जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को साइन करेंगे। स्पेसिमन सिग्नेचर जो है वो सिर्फ कर्ता का लिया जाएगा। एक जॉइंट हिंदू फैमिली लेटर लिया जाता है, जिसमें सारे अडल्ट मेंबर्स सिग्नेचर करते हैं। अगर कोई माइनर मेंबर है, उसके बिहाफ पे उसका नेचुरल गार्डियन, जो कि मदर या फादर होते हैं, वो सिग्नेचर कर सकते हैं। और जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बैंक ले सकता है। एंड अकाउंट को हेड ऑफ द फैमिली यानी कि कर्ता ऑपरेट करता है। अगर HF के मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो बाकी के को पार्टनर्स, जो मेजर एज के को पार्टनर्स हैं, उन्हें भी अलाउ किया जा सकता है कि तुम इस एरिया का तुम अकाउंट संभाल लो, उस एरिया का तुम अकाउंट संभाल लो, ठीक है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक ही पर्सन होता है। मान लो मेरी एक दुकान है जिसका नाम है मोगली एंटरप्राइजेस, मैं ही उसकी सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैंने ही पैसा लगाया, तो मेरे और मोगली एंटरप्राइजेस के बीच में कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होगा, जहां तक कि प्रॉपर्टी की बात है।
ओके। इसे एक इंडिविजुअल अकाउंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, लेकिन फिर भी प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे सेविंग्स अकाउंट नहीं ओपन किया जा सकता। ठीक है? कोई इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अकाउंट ओपन करने से पहले। इवन फर्म के रजिस्ट्रेशन का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक एक केवाईसी का प्रोसेस होता है। ठीक है? तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे अकाउंट ओपन करने के लिए, प्रोप्राइटर ही उनको सिग्नेचर करेगा। वही डिक्लेरेशन दे देगा कि हाँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ, ये मेरा प्रोप्राइटरशिप फर्म है। ठीक है? जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोप्राइटर साइन करेगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे साइन करेगा। चेकबुक जो होगी, वो भी प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे होगी। लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे कोई लोन लिया जाता है, तो फिर प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि ये तो फर्म के नाम पे है। नहीं, प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप फर्म के बीच में कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं माना जाता है। ठीक है? तो जो केवाईसी भी होता है ना, मेनली डॉक्यूमेंट प्रोप्राइटर के ही लगते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर अकाउंट ओपन करना है तो करंट अकाउंट ओपन होगा, प्रोप्राइटर उन पे सिग्नेचर कर देगा। स्पेसिमन सिग्नेचर भी प्रोप्राइटर के लिए जाते हैं और वही प्रोप्राइटरशिप अपनी डिक्लेयर कर देता है बैंक के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। बाकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में क्या लगता है, जो प्रोप्राइटर है उसकी केवाईसी होगी और दुकान के नाम पे एक दो जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसे प्रेजेंट करने पड़ेंगे, जैसे बिजली का बिल है, कोई जीएसटी नंबर है, वो सब वो प्रेजेंट कर देगा, अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म जो है, अगर हम बेसिक पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो उसकी डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है। 1932 का एक्ट है ये। इसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम ना बिजनेस करते हैं और जो प्रॉफिट होगा हम आपस में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड नाम का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें दिया गया होता है। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने डीड ही नहीं बनाया, फिर क्या करोगे? फिर इक्वली डिवीजन होता है। ठीक है? बिजनेस में मान लो 4 पार्टनर्स हैं, जरूरी नहीं कि चारों एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पार्टनर होते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि कोई 2 ही पार्टनर्स एक्टिवली मैनेजमेंट कर रहे हों। वैसे पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना मैंडेटरी है। बाकी स्टेट्स में मैंडेटरी नहीं है, बट एडवाइजेबल होता है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर किया जाए। फिर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट को लेके क्या रूल्स हैं? देखो, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म आपका रजिस्टर्ड है, तो जब आप बैंक अकाउंट ओपन करने आओगे ना, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कॉपी भी बैंक को दोगे। ठीक है? और सारे जो पार्टनर्स हैं, वो फर्म के बिहाफ पे सिग्नेचर करेंगे और जो चेक्स होंगे वो भी फर्म के नाम पे होंगे, एम्प्लॉयज के या पार्टनर्स के नाम पे नहीं होंगे। अगर हमारा एक जिंक पार्टनरशिप फर्म है, तो जिंक के नाम पे चेक आएंगे जाएंगे, पेमेंट आएगी जाएगी। ठीक है? मान लो हम 4 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी, डी। 4 पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में। इनमें से कोई भी पार्टनर बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि ऑपरेशन स्टॉप कर दिए जाएं। ठीक है? बैंक को जैसे ही इंस्ट्रक्शन आता है, सारे अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रोक दी जाती हैं और उसके बाद सारे जो पार्टनर्स हैं उनको जॉइंट लेटर भेज दिया जाता है कि भाई आपके इसके कहने पे हमने ऑपरेशंस रोक दी हैं। अगर आपको रिज्यूम करना है, तो फिर सारे पार्टनर्स को मिलके जॉइंटली अकाउंट को ऑपरेट करना पड़ेगा। मिलके ही वो उसे रिज्यूम कर सकते हैं। अगर एक बार ए ने रुकवा दिया, लेकिन जब चलाना है दोबारा से अकाउंट, तो सारे पार्टनर्स को मिलके चलाना पड़ेगा, मिलके रिज्यूम करवाना पड़ेगा। पार्टनर्स जो हैं, जो भी एक्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, बाकी पार्टनर्स भी उससे बाइंड हो जाते हैं। मान लो ए ने कोई डिसीजन लिया, तो बी, सी, डी भी एक दूसरे से ए के डिसीजन से बाइंड हो जाते हैं। तो एक दूसरे के भी एजेंट्स हैं और पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट है। चाहे कोई पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, सीक्रेट पार्टनर है, कि लोगों को नहीं पता कि ये पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो भी पार्टनर्स किसी भी टाइप का पार्टनर हो, वो सबको बाइंड करता है, फर्म को अपने डिसीजन से बाइंड करता है। ठीक है? अब हो सकता है कि ए जो है, सिर्फ ए पे जिम्मेदारी है कि तूने पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस देखना है। बी, सी, डी जो है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करते पार्टनरशिप फर्म की मैनेजमेंट में, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो भी इसे पार्टनरशिप फर्म ही माना जाएगा, चाहे सिर्फ एक एक्टिवली मैनेज कर रहा है, बाकी तीनों स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है, मान लो ए बी सी डी पार्टनर्स हैं, इसके बाद ई है, वो भी एक पार्टनर आ गया,
तो अगर तो एबीसीडी का जो पहले पार्टनरशिप फर्म का जिंक का जो बैंक अकाउंट है, अगर तो वो क्रेडिट में है, उसमें पैसा पड़ा है, तो ई भी उसी में आके ऐड हो जाएगा, उसका जो पैसा आएगा वो भी उसी अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर ये एबीसीडी का जो पार्टनरशिप फर्म जिंक है, इसके बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि वो डेबिट में है, ठीक है? तो अगर ई नया पार्टनर आता है, तो फिर नया अकाउंट ओपन होगा। पुराने अकाउंट में जो भी देनदारी पड़ी है, जो भी बैंक को पैसा देना है, वो एबीसीडी देंगी। उसको निपटाना, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। उसका पुराना पैसा निपटाने की जिम्मेदारी एबीसीडी की है। नए पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है तो नया अकाउंट ओपन किया जाएगा, ताकि क्लेटन रूल ना लग जाए। क्लेटन रूल के अकॉर्डिंगली हर अकाउंट में फर्स्ट डेबिट इज सेट ऑफ अगेंस्ट फर्स्ट क्रेडिट। मान लो कि ई जब आया, तो एबीसीडी के अकाउंट में एक बार -50,000, मतलब पैसे 50,000 निकाले उन्होंने, फिर 30,000 निकाले, फिर 40,000 निकाले। अब अगर ई इस अकाउंट में 1 लाख रुपए डलवाता है, तो 1 लाख रुपए में सबसे पुराना डेबिट कौन सा है? 50,000 का। पहले बैंक 50,000 वसूल लेगा, ठीक है, फिर 30,000 वसूल लेगा, 80,000 निकल गए, अब बचे 20,000। अब इस 20,000 को इस 40,000 के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगा -20,000। लेकिन ये नहीं हम चाहते हो, ई के साथ नया अकाउंट ओपन होगा। ओके। उसके बाद अ, जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, दे आर एजेंट्स फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। अगर ए कोई फर्म के लिए डिसीजन ले रहा है, तो बी सी डी ई उसके साथ बाइंड है। लेकिन आपस में अगर वो कुछ पर्सनल कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ पर्सनल डिसीजन लेते हैं, उसके लिए वो बिजनेस को बाइंड नहीं कर सकते। सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए वो एजेंट्स हैं एक दूसरे के। मान लो कि ए और बी ने मिलके सी को पैसे उधार दे दिए, ये उनका पर्सनल मामला है, इसका फर्म से लेना देना नहीं है, ठीक है? तो वो एक सेपरेट चीज़ हो जाएगी। उसके लिए वो एजेंट वाला बात नहीं बोलेंगे कि हम तो एक दूसरे के एजेंट हैं, वो पर्सनल चीज़ कर रहे हैं, ठीक है? अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कोई बात नहीं, डेथ होने के बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे, तो अलग बात है। नॉर्मली किसी की डेथ होने पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है, ओके। अब मान लो एबीसीडी में से ए की डेथ होगी, तो बीसीडी चाहे तो अलग से एक बैंक अकाउंट ओपन करके कंटिन्यू कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। लेकिन अगर ए की डेथ होगी, तो जो इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, उसमें सारे ऑपरेशंस बैंक रोक देगा, ठीक है। और फिर जो भी पैसा वसूलना है एबीसीडी से, बीसीडी तो जिंदा है, ए का पैसा कहाँ से आएगा? उसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट से लिया जा सकता है, और फिर जो भी पैसा है वो रिकवर किया जा सकता है ए की प्रॉपर्टी से, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अकाउंट। अगर पार्टनरशिप फर्म का ओपन करना है, तो फर्म के नाम पे अकाउंट ओपन होता है। कोई पार्टनर खुद से अपने आप फर्म के नाम पे अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। अगर 3 पार्टनर्स है, तो तीनों मिलके अकाउंट ओपन करेंगे। कोई एक पार्टनर अपने आप लीगल सूट ना विड्रॉ कर सकता है, ना फाइल कर सकता है पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफर करना है, एक्वायर करना है, उसमें भी सारे पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत पड़ती है। कोई सिंगल पार्टनर ये चीज नहीं कर सकता, इसमें कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म में कोई भी चेक है पार्टनरशिप फर्म के नाम पे इशू हो रहा है, उसे काउंटरमैंड करना, कोई चेक को स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन लगाना है, तो कोई भी पार्टनर लगा सकता है। एबीसीडी में से कोई भी पार्टनर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन लगा सकता है, ठीक है। लेकिन उसे कैंसिल करना है उस इंस्ट्रक्शन को, तो फिर सारे पार्टनर्स को मिलके करना पड़ता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो बैंक ऑपरेशंस को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया जाएगा, और बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो नया अकाउंट ओपन करके कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। ज्यादातर नोटिस दे दिया जाता है, पब्लिक नोटिस। किसी पार्टनर की डेथ हो या कोई रिटायर हो जाता है ना, तो पब्लिक नोटिस दे दिया जाता है कि 4 में से अब 3 ही बचे हैं, ओके। तो अकाउंट ओपन करने के लिए सारे पार्टनर्स को सिग्नेचर करना पड़ता है। सारे पार्टनर्स के स्पेसिमल सिग्नेचर लिए जाते हैं। पार्टनरशिप लेटर लिया जाता है, जिसमें सारे पार्टनर्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सिग्नेचर करते हैं। उसमें लिखा होता है पार्टनरशिप लेटर में कि बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है, पार्टनर कौन है, उनके एड्रेस क्या है, अकाउंट कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कौन ऑपरेट करेगा, क्या इंस्ट्रक्शंस है। अगर पार्टनरशिप डीड है, तो आपको ओरिजिनल भी दिखानी पड़ेगी, और सर्टिफाइड कॉपी भी बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। आप रजिस्टर्ड हो, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आपको बैंक को देना पड़ता है। एंड कौन ऑथराइज्ड होगा अकाउंट ऑपरेट करने में, वो सब कुछ आपको एग्जैक्टली बैंक को बताना पड़ता है। पैन नंबर देना पड़ता है फर्म का, और केवाईसी भी होता है जो आपके पार्टनर्स हैं उनका।
कोई ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, कोई बेनिफिशियल ओनर है, सबका केवाईसी किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एलएलपीस की। एलएलपी जो है ये गवर्न होता है एलएलपी एक्ट के अंडर। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में क्या इशू था? नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि कल अगर फर्म डूब गया, लोगों का पैसा चुकाना है तो पर्सनल जेब से निकाल के देना पड़ेगा। एलएलपी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना आप कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट करते हो उतने तक ही आपकी लायबिलिटी लिमिट हो जाती है, ठीक है, पर्सनल लायबिलिटी आपकी नहीं होती है। एलएलपी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। अगर हम नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म की बात करें, मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम अभी गवर्नमेंट ने 50 अलाउ किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स। कंपनी एक्ट तो बोलता है कि 100 तक अलाउ किए जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंगली 50 ही पार्टनर्स अभी अलाउ किए हैं। लेकिन एलएलपी में मिनिमम टू, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। और कम से कम अगर एलएलपी में मान लो 10 पार्टनर्स हैं, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स हर एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिनके पास एक डीपीआईएन नंबर यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है। ओके, तो एलएलपी में जो अग्रीमेंट होता है, एक एलएलपी अग्रीमेंट होता है, उसमें लिखा जाता है कि किस पार्टनर की क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, ठीक है। आपस में पार्टनर्स क्या क्या रिलेशनशिप रहेगा, एलएलपी के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, ये सब कुछ एलएलपी अग्रीमेंट में दिया जाता है। ओके, और डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया भी जा सकता है और एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, और अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहना चाहता तो एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ही कैन सीज टू बी एन एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। तो जो भी मेन एक्शंस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए एलएलपी के एजेंट है, एक दूसरे के लिए नहीं। नॉर्मली जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें आप पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट हो, एक दूसरे के भी एजेंट हो बिजनेस पर्पस के लिए, लेकिन इसमें आप सिर्फ और सिर्फ फर्म के आप एजेंट हो, एक दूसरे के नहीं हो, इवन फॉर बिजनेस पर्पस। अब इसमें एक टर्म आता है स्मॉल एलएलपी। अगर एलएलपी में कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 25 लाख या उससे कम का है, ठीक है, और टर्नओवर 40 लाख या उससे कम का है, एज पर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, तो उसे स्मॉल एलएलपी बोला जाता है, ठीक है। और पार्टनर्स की लायबिलिटी एलएलपी में लिमिटेड होती है। तो एलएलपी को अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। और एलएलपी एक कॉर्पोरेट पर्सन होता है, जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी की आइडेंटिटी उनके मेंबर से सेपरेट होती है। वैसे ही जो एलएलपी होते हैं उसको फर्क नहीं पड़ता पार्टनर्स की डेथ से। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में क्या था, कोई मर गया तो डिसॉल्व होगी पार्टनरशिप फर्म, कोई रिटायर हो गया तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता था, लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर्स के आने जाने रिजाइन करने से फर्क नहीं पड़ता है। लॉ से बनता है एलएलपी और लॉ से ही इसे डिसॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि कंपनी के केस में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज में कोई चेंज होता है, जैसे एलएलपी को जब एक अकाउंट ओपन करना होता है ना, बैंक अकाउंट, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एक रेजोल्यूशन पास करके अलाउ करते हैं कि हाँ, हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है। अगर ऑथराइज सिग्नेटरीज में कोई चेंज होता है तो फिर नया रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, एंड देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ दी पार्टनर्स। तो अकाउंट ओपन करने में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सारे पार्टनर साइन करेंगे, नॉट जस्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सारे पार्टनर साइन करेंगे। स्पेसिमेन सिग्नेचर जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए जाते हैं, ऑथराइज सिग्नेटरीज के लिए जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक तरीके का बर्थ सर्टिफिकेट है, वो लिया जाता है। एलएलपी अग्रीमेंट लिया जाता है, ठीक है। और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रेजोल्यूशन पास करते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, और ऑथराइज सिग्नेटरीज डेजिग्नेट कर देते हैं कि हमारी तरफ से ये सिग्नेचर वगैरह करेंगे, और प्रॉपर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है बैंक को, और पैन लगता है एलएलपी का, और केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल जो अकाउंट ओपन होने में होती है वो होती है। फिर हम बात करते हैं कंपनीज की। कंपनीज जो है लीगल एंटिटीज होती हैं। एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दीज आर नॉट प्राइवेट कंपनीज, इनमें कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं, और मैक्सिमम मेंबरशिप पे कोई अपर लिमिट नहीं होता है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, जैसे आपकी टीसीएस है, अडानी पोर्ट्स है, ये क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी से, दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ओके। और उनमें शेयर्स खरीदना बेचना, इट्स वेरी इजी टू बिकम अ मेंबर, इट्स वेरी इजी यू बाय शेयर्स फ्रॉम दी स्टॉक एक्सचेंज। इवन अगर कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी है, चाहे वो प्राइवेट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसे भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। तो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी को भी पब्लिक कंपनी ही माना जाता है। और दे आर गवर्नड बाय दी, पब्लिक कंपनीज आर गवर्नड बाय दी सेक्शन 2,
सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ 7, यहाँ पे 2 और मैक्सिमम 200, यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं थी, ठीक है। और इसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का पहले रिक्वायरमेंट होता था, लेकिन अभी जो है अभी नहीं है, एज प्रिस्क्राइब में अभी ये चेंज हो चुका है, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकती है, मिनिमम पेड अप कैपिटल का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें जो शेयर्स है दे आर नॉट इजीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी में तो इजीली शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है। एंड नॉर्मली आप ऐसे जाके शेयर्स नहीं परचेज कर सकते हो। एंड 200 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हो, उसमें इंप्लॉइज नहीं आप काउंट करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा नो रिक्वायरमेंट, ओके। उसके बाद हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, जहां पे गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा का शेयर होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, उसे गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। इन्हें अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पब्लिक कंपनी को पब्लिक लिमिटेड लिखना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है। गवर्नमेंट कंपनी को अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। दे आर गवर्न्ड बाय द सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एक 1% कंपनी भी होती है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान होता है, वो अपने अकेला कंपनी बनाता है, किसी को साथ में नॉमिनी बनाता है कि मैंने कंपनी बनाई 1%, मेरी डेथ होने के बाद मेरा नॉमिनी संभाल लेगा, ठीक है। और वैसे 1% कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे ट्रीट किया जाता है। एंड इट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद अगर हम कंपनीज की बात करें, तो दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनीज के, उनके अकॉर्डिंगली कंपनीज काम करती हैं। और इन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद, कंपनीज को रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दिया जाता है। अगर एक कंपनी को बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो जो ऑथराइजेशन मिला हुआ है जिनको स्पेसिफिक, वही कैश विड्रॉल्स कर सकते हैं, वही कैश विड्रॉल्स कर सकते हैं। एंड ज्यादातर अकाउंट के ऑपरेशंस में कम से कम 2 लोग या उससे ज्यादा ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं। यानी कि कंपनी के नाम पे मान लो कैश विड्रॉ करना है, तो 2 या 2 से ज्यादा ऑथराइज सिग्नेटरीज होंगे। कंपनी ऐसा रूल बना देगी, बैंक को भी बता देगी कि हमारे 5 ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, इनमें से कम 2 लोग सिग्नेचर करेंगे तभी आप ट्रांजेक्शन अलाउ करना। तो मिनिमम 2 लोग तो होते ही हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ऑथराइज सिग्नेटरी की डेथ हो जाए, तो चेक का पेमेंट स्टॉप करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है, उसके पास तो बाय डिफॉल्ट बोरो करने का पावर होता है बैंक से, लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग कंपनी होती हैं, अगर उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, तभी उनके पास बोरोइंग का पावर आता है। अब कंपनी के नाम पे जो चेक होगा, वो कंपनी के अकाउंट में आएगा, डायरेक्टर्स या उनके एम्प्लॉइज के पास नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं आफ्टर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि एक बिजनेस तभी बोरो कर सकता है, एक कंपनी तभी बोरो कर सकती है या बिजनेस कर सकती है, अगर उन्होंने अपनी इनकॉर्पोरेशन के 180 डेज के अंदर अंदर डायरेक्टर ने डेक्लेरेशन दे दिया कि जो भी कंपनी के शेयर्स के सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने शेयर्स के पैसे दे दिए। मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने कंपनी बनाई, वो कंपनी तभी बोरो कर सकती है, तभी बिजनेस कर सकती है, जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 180 डेज के अंदर अंदर कंपनी का डायरेक्टर डिक्लेरेशन दे दे कि हमारे कंपनी के जो भी शेयर्स के सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पेमेंट कर दिया है शेयर्स का। अब कंपनी का जब बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कॉपी लगेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कॉपी लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का कॉपी लगेगा। एंड डायरेक्टर्स कौन है कंपनी के, एज पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उनका लिस्ट बैंक को देना पड़ेगा। बेनिफिशियल ओनर्स कौन है कंपनी की, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि हाँ जी, हम इस बैंक को अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट होगा, ये हमारे ऑथराइज सिग्नेटरीज होंगे और ये हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन होगा। तो कंपनी के जो भी ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं, जो कंपनी के बिहाफ पे साइन करेंगे, उनके स्पेसिमल सिग्नेचर लिए जाएंगे। कंपनी का पैन कार्ड लगेगा अकाउंट ओपन करने में, और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, जो भी बेनिफिशियल ओनर्स हैं, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, सबके लिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्लब्स, एसोसिएशन, अनरजिस्टर्ड बॉडीज की। तो कोई भी इंडिविजुअल्स अगर अपना ग्रुप फॉर्म करते हैं, उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कोई सोशल, कल्चरल, चैरिटेबल कोई उनका ऑब्जेक्टिव है, वो अपना क्लब एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। और ये ज्यादातर ना रजिस्टर्ड नहीं होते, सोसाइटीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं होते, ठीक है। ये ज्यादातर मेमोरेंडम ऑफ
अंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट के बेसिस पे काम करते हैं। इनके खुद के बायलॉज रूल्स होते हैं और कोई कमेटी इनको मैनेज करती है। ठीक है? तो यही कमेटी सारा काम देखती है। अब इनको अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है, ये तो कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है? तो बैंक इनके बायलॉज रूल्स को स्टडी करेगा कि इनके कमेटी मेंबर कौन है, उनकी क्या पावर है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही बैंक अकाउंट के जो रूल्स हैं वो डिफाइन किए जाएंगे। एंड जो भी अगर एक मानो क्लब है, उसके नाम पे अकाउंट ओपन होता है, तो सिर्फ क्लब की एक्टिविटीज के लिए ही अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा, वहां से पैसा आएगा और जाएगा। अगर किसी इंडिविजुअल कमेटी मेंबर को पैसा जाता है, कोई विड्रॉल करता है, तो उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करना है कि जो भी पैसा आ जा रहा है, कोई कमेटी का मेंबर विड्रॉ कर रहा है, तो वो उस कमेटी जो जिस बॉडी से एसोसिएटेड है, जो क्लब है, एसोसिएशन है, उसी पर्पस के लिए पैसा यूज हो, किसी और पर्पस के लिए पैसा ना यूज हो। अब जब अकाउंट ओपन होगा, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मैनेजिंग कमेटी के जो भी मेंबर हैं सारे, वो साइन करेंगे। जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा उस क्लब एसोसिएशन का, उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर्स लिए जाएंगे। बैंक अच्छे से उस ऑर्गेनाइजेशन के लॉज बायलॉज पढ़ेगा। ठीक है? मैनेजमेंट कमेटी एक रेजोल्यूशन पास करेगा। मैनेजमेंट कमेटी एक रेजोल्यूशन पास करेगा, जो अलाउ करेगा कि हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है, ये हमारे डेजिग्नेटेड सिग्नेटरीज हैं। ठीक है? और जो अकाउंट है हमारे बाय लॉज अलाउ करते हैं, कोई इशू नहीं है। और बेनिफिशियल ओनर्स का लिस्ट भी बैंक के पास होना चाहिए। कोई और डॉक्यूमेंट है, कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, कुछ भी जो उस ऑर्गेनाइजेशन की अस्तित्व को इस्टेब्लिश करता है, आइडेंटिटी स्टैब्लिश करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टडी करेगा। और केवाईसी होगा, ऑब्वियसली ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज का होगा, बेनिफिशियल ओनर्स का होगा, केवाईसी किया जाएगा, मैनेजिंग जो कमेटी है उनका किया जाएगा। ट्रस्ट की बात करते हैं, तो ट्रस्ट में क्या होता है कि जो ट्रस्ट क्रिएट करता है उसे ऑथर ऑफ ट्रस्ट बोला जाता है। जो ट्रस्ट को मैनेज कर रहा है उसे ट्रस्टी बोला जाता है। ट्रस्ट का जिसको बेनिफिट मिलता है उसे बेनिफिशियरी बोला जाता है। तो अंकल ने अपनी प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बनाया, लड़की को ट्रस्टी बना दिया और अपने पोते को बेनिफिशियरी बना दिया। तो ट्रस्टी का काम है उसे मैनेज करना। तो मैनेज करने के लिए प्रॉपर्टी को अकाउंट भी ओपन करना किया जा सकता है। तो ट्रस्ट में हमेशा एक ट्रस्ट डीड डॉक्यूमेंट होता है। तो ट्रस्ट डीड को एग्जामिन करता है बैंक कि ट्रस्टी की क्या पावर्स हैं, ट्रस्टी के क्या फंक्शंस रहेंगे, कौन विड्रॉ कर सकता है, किसके पास क्या पावर है, बैंक अच्छे से स्टडी करेगा। दो या दो से ज्यादा ट्रस्टीज भी हो सकते हैं जो जॉइंटली ऑपरेट करेंगे। अगर ट्रस्ट डीड में किसी सिंगल ट्रस्टी को अलाउ किया गया है, तो वो सिंगल भी ट्रस्ट के अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। अगर चार ट्रस्टी में से एक मान लो ट्रस्टी की डेथ हो गई, तो बाकी ट्रस्टीज मैनेज कर लेंगे। अगर सबकी डेथ हो जाती है, सब रिटायर हो जाते हैं, तो कोर्ट किसी नए को भी अपॉइंट कर सकता है। क्या ट्रस्टी के इंसॉल्वेंट होने से ट्रस्ट को फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? ट्रस्टी जो है कैन नॉट डेलीगेट पावर्स। जब तक कि ट्रस्ट डीड अलाउ ना करे, तब तक ट्रस्टी को अपना काम खुद ही करना है, किसी को डेलीगेट नहीं करना है। ठीक है? काफी स्टेट्स में तो ये प्रोविजन है कि जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उन्हें चैरिटी कमिश्नर के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो जो स्टेट का लॉ होता है वो भी बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी ट्रस्ट अकाउंट में पेमेंट आते जाते हैं, वो ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। ठीक है? ट्रस्ट के नाम पे जो चेक है वो ट्रस्ट के अकाउंट में जाएगा, ट्रस्ट के अकाउंट से आएगा जाएगा, ट्रस्टी का पर्सनल अकाउंट उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर ट्रस्टी ने कोई लोन नहीं चुकाया, तो आप ट्रस्ट के पैसे को नहीं छेड़ सकते हो। तो ट्रस्ट के नाम पे जब अकाउंट ओपन होगा, तो सारे ट्रस्टी साइन करेंगे, स्पेसिमन सिग्नेचर लिया जाएगा, सारे ऑथराइज सिग्नेटरीज का, ट्रस्टीज का। ट्रस्ट डीड जो है वो बैंक चेक करेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करेगा अगर रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। उसके बाद ट्रस्ट लेटर, कोई रेजोल्यूशन जो पास किया जाता है ट्रस्टीज के द्वारा कि हाँ हम अलाउ कर रहे हैं कि ये ट्रस्ट के नाम पे अकाउंट ओपन होना है। अगर कोई ट्रस्ट डीड नहीं है, तो ट्रस्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर ट्रस्ट के नाम पे पैन, नहीं तो फॉर्म नंबर 60। और जो भी केवाईसी की रिक्वायरमेंट है, ट्रस्टी का केवाईसी, ऑथराइज सिग्नेटरीज, बेनिफिशियल ओनर्स का, वो सब तो होता ही है। फिर बात करते हैं एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की। मान लो मैं बीमार हूँ, मैं अपनी विल बनाती हूँ, वसीयत बनाती हूँ, और मैं एक पर्सन है रमेश नाम का, उसको एग्जीक्यूटर बना देती हूँ कि मेरी डेथ के बाद मेरी वसीयत को एग्जीक्यूट कर देना। तो वो एग्जीक्यूटर होगा। अगर मैं बिना विल बनाए मर जाती हूँ, बिना वसीयत बनाए, तो कोर्ट किसी को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा। तो इनको भी तो मेरी प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है। ठीक है? तो एग्जीक्यूटर का नाम विल में होता है,
ठीक है, मैं टेस्टेटर हूँ जिसने विल बनाई थी, या तो विल में मैं नाम लिख के जाऊंगी, नहीं तो फिर कोर्ट किसी को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देगा। ठीक है, और ये जो इनका काम होता है ये खुद ही करते हैं, एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर, ये अपना काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अकाउंट ओपन होगा मेरी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, जो प्रोबेट, लेटर ऑफ सक्सेशन, कोई लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली अकाउंट ओपन होगा। और जो फंड्स हैं वो सिर्फ मेरी तो डेथ होगी, मेरी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए ही वो अकाउंट यूज किया जाएगा। और अकाउंट का जो नाम होगा उसमें लिखा होगा कि एग्जीक्यूटर ऑफ मेघास प्रॉपर्टी, ऐसा ऐसा करके उसमें अ, लिखा जाता है। पर्सनल एग्जीक्यूटर का वो अकाउंट नहीं होता है। फंड्स, लेटर ऑफ सक्सेशन, जो प्रोबेट है, जो कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली फंड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, और उसी के एक्सपेंसेस के लिए अकाउंट को यूज किया जाता है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर साइन करते हैं। मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स है तो सभी साइन करेंगे। सबके स्पेसिमेन सिग्नेचर लिए जाते हैं। और अगर वसीयत है तो वसीयत भी वहां पे ली जाती है, स्टडी की जाती है। लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी लिया जाता है। और एग्जीक्यूटर और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका केवाईसी भी किया जाता है। फिर लास्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उनके रूल्स, बाय लॉ सबको चेक करने हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है इनका बैंक अकाउंट ओपन करने पे। ठीक है, कुछ स्टेट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनको रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ती है किसी बाहर के कोऑपरेटिव बैंक के अलावा कहीं और अकाउंट ओपन करने के लिए रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सब बैंक को चेक करना पड़ेगा कि किस स्टेट में क्या रूल है। ठीक है, एंड investment of societies funds can be made with any bank or person in banking business approved by the registrar under the section 32 of the cooperative societies act 1912। ठीक है, तो रजिस्ट्रार अप्रूव करेगा अगर सोसाइटी के फंड्स को कहीं पे इन्वेस्ट करना है। तो ये सारे रूल्स बैंक को देखने पड़ेंगे। तो एक रेजोल्यूशन पास होगा बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, जिसमें जो भी प्रेसिडेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, उनके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, और मिनिमम प्रेसिडेंट प्लस इन दोनों में से, सेक्रेटरी और ट्रेजरर में से कोई एक तो साइन करेगा ही करेगा। और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर तो होते ही होते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी जहां पे भी साइन करना है। तो अकाउंट ओपन होगा तो वो सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंड्स को मैनेज करने के लिए होगा। और जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं वो साइन करेंगे। जो भी ऑथराइज सिग्नेटरीज होंगे उनका सिग्नेचर लिया जाएगा, स्पेसिफिक सिग्नेचर लिया जाएगा। जो मैनेजिंग कमेटी है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी। ठीक है, एज पर बाय लॉज, जिसमें बताया होगा कि जी ये बैंक अकाउंट ओपन होगा, ये ऑथराइज सिग्नेटरीज होंगे, ये हमारा प्रेसिडेंट है, ये हमारा सेक्रेटरी है, ये हमारा ट्रेजरर है, उन सिग्नेचर होंगे। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। कोई बाय लॉज है उनकी कॉपी भी बैंक को देनी पड़ेगी। और जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देने पड़ेंगे। ओके, आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको अक्टूबर 2023 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म? टू पार्टनरशिप्स कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। बिल्कुल सही। दो पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, तो वो आपस में मिलकर एक नया पार्टनरशिप फर्म नहीं क्रिएट कर सकते। देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस। तो ठीक है, बिल्कुल सही, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए लोग पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करने के लिए। देयर मस्ट बी एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स टू डू बिजनेस। देखो, पार्टनरशिप फर्म ना इम्प्लाइड अग्रीमेंट से भी हो सकता है, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी, एसोसिएशन, क्लब, हिंदू फैमिली, को ओनरशिप आर ऑल्सो पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो एसोसिएशन, क्लब, उनका सेपरेट एंटिटी के तौर पे अकाउंट ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इनकरेक्ट हमारे पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एलएलपी? LLP has at least 3 designated partners appointed as per LLP agreement। 3 नहीं, 2 होने चाहिए। तो पहला गलत हो गया। Every partner of an LLP is for the purpose of its business an agent for LLP but not other partners। एवरी पार्टनर ऑफ एन एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, एजेंट होता है एलएलपी का, दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, तो ये तो गलत हो गया।
LLP is a corporate person, hence it is not affected by change in partners due to any reason including resignation or death. बिल्कुल सही है, किसी की आने जाने से फर्क नहीं पड़ता. पार्टनर्स विल बी पर्सनली लाइबल, नहीं. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, गलत है. LLP फॉर्म्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो इट इज फॉर्म्ड अंडर द LLP एक्ट. तो पहला गलत है, चौथा गलत है, पांचवा गलत है. पहला, चौथा, पांचवा, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग HUF आर करेक्ट. ये जून 24 में पूछा गया था. कर्ता हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी टू अवेल लोन, सही. वुमेन कैन नॉट बी कर्ता, गलत. डॉटर वेदर मैरिड और अनमैरिड आर रिकॉग्नाइज्ड एज को पार्टनर्स, करेक्ट. तो पहला और तीसरा करेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. अगला है, अ स्मॉल LLP means an LLP the contribution of which does not exceed. तो स्मॉल LLP होता है जिसमें कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो है 25 लाख से ज्यादा नहीं होता, और आई थिंक टर्न ओवर जो है इट डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज. ओके, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग LLP. ये जून 24 में पूछा गया था. LLP हैज एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, बिल्कुल सही. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मस्ट ऑब्टेन DPIN, ये भी बिल्कुल सही है. कहां से मिलता है DPIN? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. अगला पूछा गया था अक्टूबर 24 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूल्स फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग पार्टनरशिप फर्म accounts is or are correct. A copy of registration certificate must be obtained for all registered partnerships. अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है तो देखो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. Checks payable to the firm can be credited to the account of any partner with written consent. Checks payable to the firm can be credited to the account of any partner. तो देखो पार्टनर के अकाउंट पे पैसा नहीं जाएगा, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट पे पैसा जाना चाहिए. If a partner provides notice of stopping operations, the account can only be operated jointly by all partners. बिल्कुल सही. अगर एक पर्सन ने अकाउंट स्टॉप करने को बोल दिया, अगर उसे दोबारा रिज्यूम करना है तो सबको मिलके ऑपरेट करना पड़ेगा. अगला है, पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं. दे कैन बाइंड द फर्म इंक्लूडिंग स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर्स. बिल्कुल सही है. सारे ही जो पार्टनर्स हैं, किसी भी टाइप के पार्टनर हो, फर्म को बाइंड कर सकते हैं, एक दूसरे के एजेंट होते हैं. व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडेड द ओल्ड अकाउंट मस्ट बी क्लोज्ड रिगार्डलेस ऑफ इट्स बैलेंस. तो ऐसा नहीं है, अगर बैलेंस क्रेडिट में है तो चलने दो, अगर डेबिट में है तो फिर नए पार्टनर के साथ नया अकाउंट ओपन करो, पुराने को सेटल कर लो. तो ये आपका गलत हो गया. यहाँ पे हमें सही पूछा है, तो पहला, तीसरा और चौथा, ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इज इन एन LLP इज करेक्ट. ये भी अक्टूबर 24 में पूछा गया था. LLP मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर. LLP में कम से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, 2 होने चाहिए, तो ये गलत है. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन DPIN, ये गलत है. LLP मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये करेक्ट है. Designated partners are appointed without any formal procedure. They are appointed as per LLP agreement. तो सिर्फ C यहाँ पे सही है. अगला, which of the following statements regarding the rules for opening and operations of a trust account are correct? A copy of trust deed must be examined to determine the powers and functions of a trustee. तो ये जो है बिल्कुल सही है, ट्रस्ट डीड तो पढ़ना ही पड़ेगा. If 2 or more trustees are there, the account must always be operated jointly regardless of what stated in the trust deed. तो नहीं, ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंगली ही काम चलेगा. ठीक है. ऑन द डेथ ऑफ ऑल ट्रस्टीज, कोर्ट नए ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है. यस. ट्रस्टीज कैन नॉट डेलीगेट देयर पावर्स अनलेस एक्सप्लिसिटली ऑथराइज्ड बाय ट्रस्ट डीड. बिल्कुल सही. वो अपनी पावर नहीं डेलीगेट कर सकते जब तक के ट्रस्ट डीड ना अलाउ करता हो. इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ट्रस्टी implies the insolvency of the trust. ट्रस्टी के इंसॉल्वेंट होने से ट्रस्ट को फर्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ पे करेक्ट है पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि थर्ड क्या, ऑन द डेथ ऑफ ऑल ट्रस्टीज, या 1, 3 and 4. तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर. सॉरी, ए शुड बी द करेक्ट आंसर. हाँ, सेकंड गलत है. ठीक है. सो 1, 3 and 4, ए इज द करेक्ट आंसर. अगला है, इन अ पार्टनरशिप फर्म देर आर 3 पार्टनर्स ABC. द बैंक अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय A and B. ठीक है. सी, अ स्लीपिंग पार्टनर gives a stop payment instruction to the bank. A and B dispute the bank's decision to stop payment. As a bank, what will be your reply based on the Indian Partnership Act and Partnership Deed? देखो, ABC पार्टनर से AB अकाउंट चलाते हैं, C स्लीपिंग पार्टनर है, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर ने स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो आप क्या करोगे?
बैंक को स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन को ऑनर करना है, क्योंकि किसी भी पार्टनर के पास अथॉरिटी होती है स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन देने की। ठीक है, लेकिन अनलेस द पार्टनरशिप डीड स्टेट्स अदरवाइज, जो पार्टनरशिप डीड कहती है वो फॉलो करो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी तो फिर तो सी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सारे पार्टनर्स के पास राइट होता है स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन देने का। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये मई 2025 में क्वेश्चन आपको पूछा गया था और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मई 2025 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एचयूएफ? In the absence of any male member, if all male members are minor, Hindu female member can become कर्ता, women कर्ता बन सकती है, करेक्ट है। Hindu Succession Act has given equal rights to male and females in the matter of inheritance, so a daughter can also acquire status of co-partner, correct. HUF can be created under contract, it cannot be created automatically, ये गलत है। HUF ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। HUF को पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड इज अ सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। बिल्कुल सही। मैं अगर एचएफ का पार्ट हूँ, एक मेरा खुद का पर्सनल रिटर्न फाइल करूंगी, एचएफ का अलग से पैन होता है, उसका अलग से रिटर्न फाइल होता है। ठीक है, तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसको आप प्लीज और अच्छे से अगर डिटेल में करना चाहते हैं ऐसे और भी टॉपिक्स को, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। जैसे एडुटैप की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे कोर्सेज में जैब में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक है मास्टर कोर्स, कॉम्बो में मास्टर कोर्स है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, हर सब्जेक्ट के एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और अभी वन टाइम 80 कोड आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको किसी सिंगल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। 8 मंथ वैलिडिटी, 12 मंथ वैलिडिटी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि कोई क्रैश कोर्स चाहिए, तो क्रैश कोर्स हमारा बैच 4 स्टार्ट हो चुका है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। ओके, एंड इसके थ्रू आपको 15 क्लासेस मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की 60 क्लासेस होंगी लाइव, जिसमें आपको अगर आप नहीं अटेंड कर पाते हो आप रिकॉर्डेड अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी आप कोड यूज कर सकते हैं, वन टाइम 80 और 80% आप एनरोल से आप अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।